रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, जब मैं आप लोगों को क्राइम की कहानियां सुनाता हूं तो इसमें कुछ कहानियां ऐसी होती हैं कि जिसके ऊपर सुनने के बाद भी यकीन नहीं होता और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये कहानी फेक हो सकती है, झूठी हो सकती है। लेकिन जब ऐसी चीज़ों को आप ग्राउंड लेवल पर जाकर देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आज के ज़माने में जो क्राइम है, इस क्राइम में और ख़ासकर जो अवैध संबंध हैं, इन अवैध संबंधों में ऐसा कोई सा रिश्ता नहीं है जिस रिश्ते को इंसान ने कलंकित नहीं किया है। और दोस्तों, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है कि दुनिया में सारे ही इंसान गलत हैं। दुनिया में अच्छे इंसान भी मौजूद हैं। अब अच्छे इंसान हैं, इसीलिए ये दुनिया चल रही है। और आज की घटना के अंदर आप लोग देखोगे, एक व्यक्ति गलत रास्ते पर चलता है और उसी का भाई पुलिस थाने पहुँचता है। पुलिस थाने पहुँचने के बाद में कहता है कि साहब, जिसकी आप तलाश कर रहे हो वो कोई और नहीं बल्कि मेरा ही ख़ास रिश्तेदार है, मेरा ही रिलेटिव है, या फिर यूँ कहें कि मेरा ही खून का रिश्ता उससे है, मेरी बहन है, फिर मेरा भाई है। ये सारी बातें जब वो पुलिस थाने में जाके बताता है तो पुलिस वाले बड़ा हैरान हो जाते हैं। पुलिस को लगता है कि ये बातें, ये व्यक्ति जो कर रहा है, क्या ये बातें सच हैं? और उसके कहे पर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो जो पूरा मामला खुलकर सामने आता है, उसको सुनने के बाद में ना कि पुलिस वाले बल्कि तमाम रिश्तेदार, ना कि रिश्तेदार बल्कि तमाम गांव वाले, जो कोई भी इस बात को सुन रहा था, इस घटना को सुन रहा था, वो अपने कानों पर हाथ रख रहा था। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये व्यक्ति भी ऐसा कुछ कर सकता है। तो क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बात करें अगर दोस्तों आज की घटना की, तो आज की घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और इसी उत्तर प्रदेश का एक जाना माना शहर जिसको हम लोग कानपुर के नाम से जानते हैं। कानपुर एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही जाना माना शहर है और इसी कानपुर के अंतर्गत एक थाना आता है, बिधूर थाना। और इसी बिधूर थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है। इसी गांव के अंदर आबिद अली, उनकी पत्नी शबाना और उनका 16 साल का बेटा बहुत बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। जो आबिद अली थे, ये मेहनत मजदूरी करते थे। मेहनत मजदूरी कर कर अपने जो बेटा 16 साल का हो चुका था उसकी परवरिश कर रहे थे। बीबी के तमाम शौक़, उसको जो भी चाहिए था वो उसको मुहैया करा रहे थे। यानी जैसे तैसे कर कर आबिद अली अपने परिवार की तमाम खुशियाँ पूरी करने की हर चंद कोशिश कर रहे थे। सारी चीज़ें बहुत ही एक्यूरेट तरीके से चल रही थी, सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। लेकिन दोस्तों, आबिद अली जो थे, उनके परिवार में भले ही पैसा कम था लेकिन उनके परिवार में खुशियाँ भरपूर थीं। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, प्यार था और संस्कार थे, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया थी। जो बेटा था ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन दोस्तों, इसी 19 जनवरी साल 2025 को अचानक से सुबह सुबह के वक्त आबिद अली के घर से उनकी पत्नी शबाना की चीखने की आवाज़ें आने लगती हैं। अब जैसे ही मोहल्ले पड़ोस के लोग जो होते हैं वो ये बातें सुनते हैं कि शबाना अचानक से सुबह सुबह चीख रही है, उनका 16 साल का बेटा वो भी बहुत ज़्यादा कतार रो रहा है। लिहाजा जो मोहल्ले पड़ोस के लोग होते हैं वो तुरंत आबिद अली के घर की तरफ भागते हैं। और जब आबिद अली के घर पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर पहुँचने के बाद में जितने भी गांव वाले, आस पड़ोस के लोग वहाँ पर पहुँचे थे, सबको बड़ा हैरानी हुई। और जो आबिद अली थे ये घर में मृत अवस्था में पड़े हुए थे। पत्नी से पूछा जाता है तो क्या हुआ, तो पत्नी रोते हुए कुछ भी बात मोहल्ले पड़ोस को लोगों को बताने के लिए तैयार नहीं होती है। लिहाजा जो आबिद अली के फैमिली वाले होते हैं, उसके ख़ानदानी लोग होते हैं, उन्हें खबर कर दी जाती है। उधर जो शबाना थी वो अपने मायके वालों को फ़ोन कर देती है कि इस तरीके से उनके पति की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। सारे लोग पहुँचे। अब गांव वाले भी वहाँ पर थे, मोहल्ले पड़ोस के लोग भी थे, रिश्तेदार सारे आ चुके थे। अब ये पूछा जाता है इस महिला से कि तुम्हारे पति की मौत कैसे हुई। तो बाकी मोहल्ले वाले लोग तो बताते हैं कि आबिद अली को हमने शाम तक बहुत अच्छे तरीके से देखा था, न जाने उनके साथ में क्या हो गया। तो जो शबाना होती है ये यहाँ पर ऐसी बातें बताती है कि जिसको सुनने के बाद में हर कोई हैरान था। दरअसल शबाना बताती है कि मेरे पति ने कल रात सेक्स की ओवरडोज ले ली। उन्होंने सेक्स की बहुत सारी गोलियां खा ली और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब ये बातें जो आबिद अली के परिवार वाले थे उनको हज़म नहीं होती हैं और जो ये शबाना थी इसके मायके वालों को भी हज़म नहीं होती है कि आबिद अली ने इतनी सेक्स की ओवरडोज क्यों ले ली, इतनी सारी टैबलेट क्यों खा ली। अमूमन अगर कोई व्यक्ति लेता भी है तो एक आध टैबलेट, तो उससे तो कुछ होना नहीं है। ऐसी तो नहीं है कि कोई चीज़ नुकसान कर जाए या फिर कुछ और बात। लिहाजा वहीं से कोई व्यक्ति इसी बिधूर थाने में फ़ोन कर देता है कि साहब इस तरीके से एक गांव है, उस गांव के अंदर आबिद अली हैं और उनकी पत्नी शबाना बोल रही है कि उन्होंने सेक्स की ओवरडोज ले ली थी, सेक्स की गोलियों की, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। लिहाजा मामला थोड़ा संदिग्ध लग रहा है, आप लोग आ जाइए, एक बार देख लीजिए, इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए।
अब जैसे ही बुधुर थाना की पुलिस ये बात सुनती है तो पुलिस जो थी वो तुरंत उस गांव में पहुंचती है अपनी गाड़ी उठाकर। गांव में पहुंचने के बाद में तुरंत उस घर के अंदर पहुंचती है। तो पुलिस जब उस घर के अंदर पहुंचती है तो वहाँ पर लोगों की एक भीड़ होती है, लोगों की भीड़ जमा होती है। पुलिस जब उस घर के अंदर एंटर करती है तो जो भीड़ होती है लोगों की वो कम होना शुरू हो जाती है। कुछ लोग अपने काम पर चले जाते हैं, कुछ लोग गाँव के अंदर पुलिस को देख के घबरा भी जाते हैं। लिहाजा अब जो मामला था पुलिस अंदर जाने के बाद में देखने की कोशिश करती है तो देखती क्या है कि जो आबिद अली है ये घर के ही अंदर जो उनका बेड था उस बेड पर मृत पड़े हुए हैं। अब उसके बाद में पुलिस जो थी वो आबिद अली की पूरी तरीके से तलाशी लेती है और ये चेक करने की कोशिश करती है सारी चीज़ें कि किसी भी तरीके से किसी एंगल से ये पता लगे कि आखिर आबिद अली की मौत किस वजह से हुई है, किस रीज़न से हुई है। लिहाजा उसके बाद में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, आबिद अली की तलाशी लेती है तो पुलिस को पता चलता है कि आबिद अली की जेब में 8 जो शक्तिवर्धक गोलियां होती हैं उनके रैपर पड़े हुए थे। अब इस तरीके की चीज़ें जब पुलिस देखती है तो पुलिस भी समझ जाती है कि आबिद अली ने आज शक्तिवर्धक गोलियों का ओवरडोज ले लिया और इसी वजह से शायद इनकी मौत हो गई। लिहाजा मामला संगीन था और उसके बाद में जो मोहल्ले पड़ोस के लोग थे, आबिद अली के जो घर वाले थे, जो माता पिता थे, जो भाई वगैरह थे, उनको शक था। लिहाजा उसके बाद में जो आबिद अली थे उनकी डेड बॉडी को पुलिस कस्टडी में लेती है, लाश का पंचनामा करती है। पंचनामा करने के बाद में सीधा उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है क्योंकि मामला कुछ संदिग्ध था नहीं तो किसी से कोई पूछताछ तो होती नहीं है। लिहाजा उधर पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद में जो डेड बॉडी थी ये परिवार वालों को सौंप दी जाती है और परिवार वाले जो थे वो उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आबिद अली के घर वालों को ऐसा लग रहा था कि उसकी जो पत्नी शबाना है ये शबाना पुलिस के सामने झूठ बोल रही है। लिहाजा अब जो पुलिस थी उसके बाद पास में लगातार आबिद अली के घर वाले जाते हैं और पुलिस से पूछते हैं कि साहब क्या कुछ हुआ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई कि नहीं आई। और 2 दिन के बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन दोस्तों जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट को देखने के बाद में पुलिस वाले एकदम से हिल जाते हैं। जो मौत पुलिस को अभी तक एक्सीडेंटल मौत लग रही थी अब वो मौत एकदम से परिवर्तित हो चुकी थी। अब ये एक्सीडेंटल मौत एक मर्डर बन चुका था। दरअसल जो आबिद अली थे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये वाज़े तरीके से लिखा होता है कि आबिद अली की मौत गला यानी सांसें थमने की वजह से मौत हुई है। उनकी हत्या गला दबाकर की गई है। अब जैसे ही ये चीज़ें पुलिस वालों को पता चलती हैं पुलिस वाले बड़ा हैरान होते हैं। उसके बाद में तुरंत जो आबिद अली के घर वाले होते हैं उन्हें सूचना देते हैं। आबिद अली के घर वालों को सूचना देने के बाद में जो शबाना के मायके वाले होते हैं उन्हें भी सूचना दे दी जाती है। सारे ही लोग पुलिस थाने पहुंचते हैं। अब पुलिस वाले जो थे इस पूरे मामले में पूछताछ शुरू करते हैं। सबसे पहले शबाना से पूछताछ की जाती है, लेकिन शबाना पुलिस के सामने रो रो कर जो बातें बताने की कोशिश करती है उससे इस पूरे केस का कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता है। उसके बाद में शबाना के 16 साल के बेटे से पूछताछ करती है तो वो भी यही बताता है कि सुबह सुबह जब मैं सोकर उठा तो माँ रो रही थी और पिताजी की मौत हो चुकी थी। लिहाजा इस पूरे मामले में पुलिस वाले जो थे वो लगातार शबाना से पूछताछ कर रहे थे, लेकिन शबाना की जो कंडीशन थी उससे ऐसा लग रहा था कि शबाना के साथ में ज़्यादा सख्ती से भी पूछताछ नहीं की जा सकती क्योंकि उसके पति की मौत हुई है और शायद इसके ऊपर इसकी वजह से, पति की मौत की वजह से बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा सदमा इसको लगा है। अब पुलिस वाले क्या करें? लिहाजा पुलिस वाले ये कोशिश करते हैं कि जो शबाना है कम से कम थोड़ा सा रिलैक्स हो, उसके बाद में इससे पूछताछ की जाए। उधर जो आबिद अली के परिवार वाले थे वो लगातार शबाना के ऊपर शक जता रहे थे। इसी बीच में शबाना का एक भाई है, सगा भाई, जिसका नाम सलीम होता है। ये पुलिस थाने पहुंचता है और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में कहता है कि साहब आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल मेरे जीजा जी की, मेरे बहनोई की हत्या अगर किसी ने की है तो वो मेरी ही बहन शबाना ने की है। अब जैसे ही ये बातें सलीम की पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वाले तुरंत इस मामले को थोड़ा सा गंभीर तरीके से लेते हैं। उसके बाद में तुरंत शबाना को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद में इसे पुलिस थाने लेके आया जाता है और पुलिस थाने लाने के बाद में शबाना से पूछताछ शुरू की जाती है। लेकिन दोस्तों जो शबाना थी ये पुलिस को गुमराह करने की तमाम कोशिशें करती है। ये पुलिस को इधर उधर की बातें बताती है। लेकिन दोस्तों पुलिस जान चुकी थी कि उस घर के अंदर कोई और नहीं था सिवाय शबाना के, और बेटा जब उठा तो शबाना रो रही थी और ऐसा शबाना ने भी अपने बयान में बताया, बेटे ने भी बताया। उधर से शबाना का जो भाई सलीम है वो कह रहा है कि मेरी ही बहन ने अपने पति की हत्या की है। उधर जो आबिद अली की फैमिली वाले हैं यानी शबाना के सास ससुर वाले, ससुराल वाले जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि शबाना ने ही हत्या की है। लिहाजा पुलिस वाले अब शबाना को फ्रंट सीट पर बैठाते हैं और बैठाने के बाद में जब इसके ऊपर सख्ती दिखाते हैं तो जो शबाना होती है ये पुलिस के सामने टूटती है
और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसको सुनने के बाद में हर कोई हिल जाता है। हर किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिरकार जो शबाना कह रही है क्या ये सच है या फिर कोई कहानी। दरअसल शबाना बताती है कि मेरी शादी आबिद से तकरीबन 20 साल पहले हुई थी और शादी के बाद में हमें एक बेटा हो जाता है। उस बेटे के सहारे हम अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं। पति मेहनत मजदूरी किया करते थे तो अक्सर घर से बाहर रहा करते थे और मेरे पास में मल्टीमीडिया फ़ोन था तो कभी कभी अपने पति से वीडियो कॉल पे बात कर लिया करती थी। इसी बीच में मैं फेसबुक पर चली जाती हूँ और फेसबुक पर सोशल मीडिया पर मैं रील्स स्क्रॉल करने लगती हूँ, लोगों से, अननोन लोगों से बातचीत शुरू कर देती हूँ। और इसी दौरान मेरी मुलाकात फेसबुक पर एक रेहान नाम के व्यक्ति से होती है। रेहान मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, उसके बाद में मैं रेहान की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती हूँ। उसके बाद में हाय हेलो होती है। धीरे धीरे ये जो हाय हेलो हुई थी, ये हाय हेलो थोड़ा सा आगे बढ़ती है। उसके बाद में जब बातचीत इन दोनों के बीच में बढ़ती है, रेहान के बीच में और शबाना के बीच में, तो उसके बाद में शबाना और रेहान एक दूसरे के साथ में अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। अब नंबर एक्सचेंज हो चुका था। अब जो बात थी जो पहले फेसबुक पर हो रही थी वो व्हाट्सएप पर आ चुकी थी। व्हाट्सएप से धीरे धीरे ऑडियो कॉल पे आ चुकी थी। ऑडियो कॉल से होते होते ये बात धीरे धीरे वीडियो कॉल पे आ चुकी थी। अब आए दिन शबाना और रेहान दोनों एक दूसरे से वीडियो कॉल पर रात भर बातें करने लगे थे। जब कभी भी आबिद अली घर से बाहर होता, शबाना तुरंत रेहान को वीडियो कॉल लगाती थी, उससे बात करती, कभी अपना जिस्म दिखाती, कभी कुछ। इस तरीके से लगातार शबाना अपने प्रेमी रेहान से बातचीत शुरू कर देती है। इन दोनों के बीच में मोहब्बत का इजहार तो पहले ही हो चुका था, लिहाजा अब जो रेहान था वो शबाना से मिलने की ज़िद करता है। और आजकल की मोहब्बत में दोस्तों, मैं अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो आजकल की मोहब्बत की शुरुआत और अंजाम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अवैध संबंधों पर जाकर रुकता है, शारीरिक संबंधों पर जाकर रुकता है। लिहाजा शबाना अब रेहान को मिलने के लिए बुलाने लगती है। उसके बाद में पहले तो ये लोग बाहर मिलते हैं, लेकिन फिर शबाना रेहान को अपने घर ही बुलाने लगी थी। आए दिन इन दोनों के बीच में मुलाकातें होती। मुलाकातें जो थी वो धीरे धीरे शारीरिक संबंधों में बदल जाती हैं। अब जब शारीरिक संबंध बनना एक बार शुरू हो जाते हैं तो फिर उसके बाद कभी रुकने का नाम नहीं लेते। ये चीज़ें लगातार होती रहती हैं, लेकिन आबिद अली को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन जो शबाना थी ये अपने प्रेमी रेहान से कहा करती थी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब रेहान उससे कहता था कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती भी हो तो तुम अपने पति के होते हुए भला मुझसे कैसे शादी कर सकती हो। अब इसी बीच में शबाना प्लानिंग करती है और प्लानिंग के तहत कहती है कि क्यों ना हम लोग मेरे पति को ही इस रास्ते से हटा दें, इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा कर दें। और रेहान जो था वो ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। रेहान अपने एक दोस्त विकास को अपने साथ मिलाता है और उसके बाद में 19 जनवरी साल 2025 को शबाना रेहान को कॉल करती है कि उसका पति जो है वो खाना खाकर सो चुका है। और शबाना ने रेहान से ही 8 शक्तिवर्धक गोलियां मंगाई थी। रेहान ने पूछा था कि इन शक्तिवर्धक गोलियों का तुम क्या करोगी, तो उसके बाद में ये कहती है कि इन शक्तिवर्धक गोलियों से मैं मौत को एक्सीडेंटल रूप दे दूंगी। उसके बाद में रेहान और विकास जो थे वो इस आबिद अली के घर पहुंच जाते हैं और सोते हुए गला दबाकर इसकी हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद में ये वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। अब उसके बाद में शबाना जो थी वो अपने प्लान के मुताबिक जो शक्तिवर्धक गोलियाँ उसके पास थीं, 8 गोलियाँ, उन गोलियों को उनके रैपर से निकालती है और उसके जो रैपर होते हैं ये आबिद अली की पॉकेट में डाल देती है और उसके बाद में उन गोलियों को नाले में फेंक देती है। अब जैसे ही सुबह होती है, सुबह होने के बाद में ये चीखने लगती है। पुलिस आती है और पुलिस जब आबिद अली की तलाशी लेती है तो उससे जो रैपर होते हैं शक्तिवर्धक गोलियों के वो मिलते हैं। लिहाजा पुलिस को भी ये लगता है कि जो मौत है एक्सीडेंटल मौत है, शक्तिवर्धक गोलियों की ओवरडोज लेने की वजह से ये मौत हो गई है। लेकिन दोस्तों जब मामला पोस्टमार्टम तक पहुंचा और पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद में जो शबाना का भाई सलीम था उसने आके बताया तो ये पूरा मामला जो था वो खुल के सामने आया। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि एक पत्नी किस तरीके से हैवान बनी। उसने अपने सुहाग को उजाड़ लिया सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेमी के लिए। और दोस्तों आजकल के ज़माने में मैं सच बोलूँ तो ये जो सोशल मीडिया है ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि इंसान को अंधकार में धकेलने में ज़रा भी देर नहीं लगाती है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के अंदर सबसे ज़्यादा किसी कसूरवार मानते हैं? कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, कल के दिन जो हमारे चैनल पर कमेंट्स आए थे इसमें राजकुमार हैं और राजकुमार लिखते हैं, वेरी गुड कहानी मलिक सर। जी, मैं राजकुमार गौतम रायबरेली उत्तर प्रदेश से सुनता हूं और पंजाब के लुधियाना में रहकर काम करता हूं। आपकी स्टोरी जो कहानी है उसको सुनता हूं। तो राजकुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में नक्षत्र सिंह हैं, लिखते हैं, नमस्कार मेरे छोटे भाई मलिक साहब। भाई साहब, आपका बाहर बैठकर कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत बढ़िया लगा। मुझे तो लगता है कि सभी भाई बहनों को आपका
ये जो अंदाज़ है ये काफ़ी बढ़िया लगा होगा। तो नक्षत्र सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद अंसारी लिखते हैं मलिक भाई कहानी अच्छी है, ऐसे ही कहानी सुनाते रहिए, सलामत रहिए। तो जावेद अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देव कुमार लिखते हैं सर कैसे हो, ये कहानी पहले सुन ली है, आपने अच्छी तरीके से सुनाई, थैंक यू वेरी मच। तो देव कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में गोंडनवाल लिखते हैं शाबिज भाई आपकी छत का छोटा सा गार्डन और दाएं तरफ का नज़ारा बेहद खूबसूरत है, कभी कभार यहाँ बैठकर कहानी सुनाया करूँ। जी मैं भी सोच रहा हूँ। गोंडनवाल जी आपका शुक्रिया। हज़ीबुल अंसारी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, नाइस स्टोरी शम्स भाई सुना चुके हैं, लेकिन आपका सुनाने का अंदाज़ भी बहुत अच्छा है मेरे छोटे भाई। तो हज़ीबुल अंसारी जी आपका बहुत शुक्रिया। माजिद अंसारी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, वीडियो को सऊदी अरब से सुनता हूँ, वेरी नाइस स्टोरी। तो माजिद अंसारी जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी, सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से। तो नमस्ते भैया सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक अब्बास लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, नाइस स्टोरी। लाइक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं। तो लाइक अब्बास जी मेरे भाई बहुत शुक्रिया आपका, वालेकुम सलाम। गैरी मोहरा लिखते हैं लोकेशन अच्छी है मलिक भाई, चेंज करते रहा करो, नो प्रॉब्लम, वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू। तो गैरी मोहर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद रियाज हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी सर, पहले सुने थे समसर से लेकिन थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। तो मोहम्मद रियाज जी आपका बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं पता था कि शमसर ने उस कहानी को सुनाया, नहीं तो मैं नहीं सुना था। सोनलाल सेतिया हैं, लिखते हैं गुड स्टोरी। सोनलाल सेतिया जी आपका बहुत शुक्रिया। जयप्रकाश हैं, लिखते हैं मलिक भाई नमस्कार, मैं आपकी वीडियो हमेशा ऐसे ही सुनता रहता हूँ। तो जयप्रकाश जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद में बुशरा मलिक हैं, लिखते हैं सर आज सुबह मैं आज 1 बजे देख रहा हूँ, नाइट में लेट हो गया था सर, थोड़ा बिजी था आज। कामिल मलिक माई वाइफ बुशरा मलिक। तो कामिल मलिक जी बहुत बहुत शुक्रिया। और कामिल मलिक जी आप कहाँ से कहानी सुनते हैं ज़रूर लिखिएगा। राजकिशोर चौरसिया लिखते हैं राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराष्ट्र से कहानी सुनते हैं। तो राजकिशोर जी आपका बहुत शुक्रिया। सुल्तियागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेनू सुल्तियागी श्याना बुलंदशहर से। तो भैया नमस्कार, आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। सतवीर हैं, लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, सतवीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सुनते हैं। तो सतवीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है प्रिंस अली का है, लिखते हैं भाई ये कहानी बहुत पुरानी है और ऑलमोस्ट हर चैनल पर सुन चुके हैं, तो समथिंग न्यू ट्राई करें। तो प्रिंस अली जी सब सारे लोगों ने सुना दी थी तो मुझे भी सुनाना चाहे थे, क्योंकि कहानी एक सीरियल किलर की थी, तो मेरे व्यूवर्स का भी हक बनता है कि मेरी ज़ुबान से सुने उस कहानी को। बाकी उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है, लिखते हैं बातों और नातों में धाकड़ मूवी की कहानी सुना दी यार आपने तो, और इनका नाम है बिस्ट डिजिटल। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निखिल गुप्ता हैं, लिखते हैं निखिल कुमार गुप्ता, कुशीनगर से हूँ और मैं प्लीज़ मेरा नाम ले लेना आप। तो निखिल कुमार गुप्ता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में स्टेटस फॉर यू हैं, जो लाइक करते हैं दुआ करते हैं, तो स्टेटस फॉर यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी, और आप लोग के जो कमेंट्स थे मैंने पढ़े हैं, और मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि आप लोग हमारी कहानी कहाँ से देखते हैं, कम से कम ये ज़रूर बताया करें। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।